हम साथ हैं, आपसे कुछ चीजें उधार लेने के लिए। मुकेक्सिन थोड़ी उलझन में थी। मुँह बहनों को कुछ भी कमी नहीं थी, और जो कुछ भी उसके पास था बड़ी बहन के पास भी था। बड़ी बहन क्या उधार लेना चाहती है? उसने सिर तिल्त करके उलझन में पूछा। बड़ी बहन, आप क्या उधार लेना चाहती हैं? मुयुलू झुकी, धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर को मुकेक्सिन के कान के करीब ले गई और धी दोनों साथ होती हो तो तुम जरूर शरारतें साथ में करती हो, है ना? मुकेक्सिन के गाल फिर से लाल हो गए। एक गर्माहट की लहर सीधे उसके कानों तक पहुंची। उसने शर्माते हुए अपना हाथ बढ़ाया और बड़ी बहन के कंधे को हल्के से थपथपाया। बड़ी बहन, आप क्या बात कर रही हैं? वह तो बहुत बाद की बात है। मुकेक्सिन ने ये शब्द मुंह से कहे, लेकिन दिल में चुपके से सोच रही थी। इस स्थिति का उसने अपने दिमाग में कई बार अभ्यास किया था। मुयुलू ने धीरे से हंसते हुए फिर से मुकेक्सिन के कान के पास झुकी। उसकी आवाज और भी सॉफ्ट हो गई जब उसने कहा, मैं जो चीज उधार लेना चाहती हूं वह है। मुयुलू ने यह कहते ही पीछे झुकी। उसकी आंखें मुकेक्सिन की प्रतिक्रिया पर गौर से टिकी थीं। जब मुकेक्सिन ने यह सुना तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से सुन्न हो गया। यह आश्चर्य पहले से 10 गुना ज्यादा था। आधा मिनट लग गया उसे, फिर भी वह इस बड़े झटके से बाहर नहीं आ सकी। उसने कमजोर आवाज में पूछा, बड़ी बहन, क्या आप गंभीर हैं? मुयुलू का चेहरा भी लाल हो गया, हालांकि वह शांत रहने की कोशिश कर रही थी। यह शब्द कहने के लिए उसे बड़ी हिम्मत। क्या बड़ी बहन के पास पहले से पति नहीं है? मैं रोज यान हुईकांग को जीजा कहती हूं। क्या बड़ी बहन अपने जीजा से धोखा करने की कोशिश कर रही है? ऊपर से यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि जिसे वह चाहती है, यह अंतर बहुत बड़ा है। क्या यह वही गंभीर तार्किक बड़ी बहन है जो मेरे दिल में शायद ही कभी मुस्कुराती थी? मुयुलू जानती थी कि अगर उसने अभी सच नहीं। मुयुलू ने कहा, उसकी आवाज में दर्द और सहनशीलता थी। मैं यान हुईकांग से प्यार नहीं करती और मैं उसका बच्चा नहीं चाहती, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए, और केवल युवा मालिक मु सबसे उपयुक्त हैं। गलत मत समझो, मैं युवा मालिक मु को तुमसे छीनना नहीं चाहती। मैं सिर्फ एक स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चा चाहती हूं। बड़ी बहन मां बनना चाहती है। मुयुलू ने बात करते हुए अब और नहीं रोक सकी। मुकेक्सिन ने बड़ी बहन की दयनीय स्थिति को देखा। उसकी रक्षा पूरी तरह से टूट गई। उसने कभी बड़ी बहन को रोते नहीं देखा था। उसके दिमाग में बड़ी बहन हमेशा मु परिवार का स्तंभ रही थी। उसने उस आदमी से शादी की जिसे वह प्यार नहीं करती थी, और अब वह बच्चे के लिए इतनी दयनीय हो रही थी। मुकेक्सिन दिल टूट गया। फिर से मुयुलू को गले लगा लिया। बड़ी बहन, कृपया रोना। यह सुनकर कि मुकेक्सिन मान गई, मुयुलू तुरंत रोना बंद कर दिया। यह सरल है, कई तरीके हैं, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। मुकेक्सिन ने होंठ काटे और सोचा। उसका दिमाग भी अंदर से संघर्ष कर रहा था, लेकिन ये सब सिद्धांत थे, अभी कुछ निश्चित नहीं था। मुयुलू के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल गई। उसने मुकेक्सिन के माथे पर किस किया। बड़ी बहन यहाँ है, तुम दोनों बहुत जल्दी। चर्चा के बाद मुकेक्सिन उठी, बड़ी बहन की व्हीलचेयर को उसके कमरे तक ले गई। उलट मैं अभी भी उस क्षण में मुकेई के साथ पानी के नीचे के चुंबन में खोया हुआ था। वे जबरदस्त चुंबन और मुकेक्सिन के चुंबन, मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं लिविंग रूम में वापस आई और मुयुआन का चेहरा बहुत बीमार लग रहा था, इसलिए मैं उसके पास गई और चिंता से पूछा, क्या हुआ मुयु? छोटे भाई मु, मैं बहुत दयनीय हूं। अगला हफ्ता मेरी शादी की रस्म है और जिया परिवार बहुत भव्य समारोह आयोजित कर रहा है। कई सेलिब्रिटी और बड़े परिवार आएंगे। मेरे दिल में भी बहुत अनिच्छा थी। मैंने उस महिला को देखा जिससे मैं सो चुका था, जो अब किसी और की पत्नी बनने वाली थी, और फिर भी अनिच्छुक महसूस किया। हालांकि मुझे यकीन था कि वह कछुआ जिया जय चौथी बहन की। मुयुआन का रंग अभी भी ठीक नहीं था। मैं चुपचाप उसके पास बैठी इंतजार किया जब तक लिविंग रूम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। मुयुआन भी अधिक साहसी हो गई। तभी मैंने देखा कि वह अचानक मेरे करीब आ गई। छोटे भाई मु, लेकिन जिया जय को धोखा देने का विचार ही बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन हमने घर पर कई बार किया है, यह उबाऊ हो गया है। मुयुआन की आंखों में चमक थी। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी में यहां तक कि सबसे अमीर व्यक्ति और बड़े परिवारों के प्रमुख, युवा मालिक और राजकुमारियां भी मौजूद होंगी। ऐसे मौके पर अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो जिया जय की धोखेबाज स्थिति तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मुयुआन की आंखें चमक उठी। यही तो है कि ऐसे मौके पर यह रोमांचक होता है। यह कहते हुए उसके चेहरे पर उत्सुकता की झलक। अंदर ही अंदर मुझे भी एक रोमांच का आनंद मिला। मैंने उस दृश्य की कल्पना की, मुयुआन को एक सुंदर शादी की पोशाक में सभी प्रमुख लोगों के आशीर्वाद के तहत शादी हॉल में प्रवेश करते हुए। परिणाम यह था कि पर्दे के पीछे उससे पहले मुयुआन किसी और पुरुष के साथ प्यार कर रही थी। यह वास्तव में मुझे एक भारी संतुष्टि की भावना दे सकता था। मैं सच में इसका इंतजार। हंसा मन ही मन सोचते हुए
कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों रोमांच का आनंद लेते हैं। अपने कमरे में वापस जाकर मैं खिड़की से बाहर देखा। कुछ जटिल भावनाओं के साथ 2 हफ्ते से भी कम में मैं शंघाई विश्वविद्यालय जाऊंगा और मुझे अपना घर छोड़ना होगा। संभव है कि बड़ी बहन मुयुलू, तीसरी बहन मु तांगचुन और चौथी बहन मुयुयान। रात 12 बजे नहाने के बाद मुकाई ने अचानक मुझे एक संदेश भेजा, मेरे कमरे आओ। वह पुरस्कार पूरा करने के लिए जो हमने पहले अधूरा छोड़ा था। मैंने पानी के नीचे मुकाई के साथ हुई घटना को याद किया। उस उत्तेजक पानी के नीचे चुंबन की भावना अभी भी मेरे मन में थी। यह कोई मजाक नहीं था, हालांकि यह मुकाई के लिए एक तरफा पुरस्कार था। फिर भी इसने मेरी रुचि ठीक करने के बाद मैं थोड़ी उम्मीद के साथ मुकाई के दरवाजे पर गया। धीरे से खटखटाया और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर गया, लेकिन उसकी आकर्षक पोशाक देखकर मैं ठिठक गया। मुकाई ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक छेड़खानी मुस्कान थी। तुम क्यों खोए हुए हो? मैंने अपनी घबराहट छुपाने के लिए हल्की खांसी की। नहीं, बस आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो मुकाई। बिस्तर मैं उसके पास गया और बैठ गया। फिर मुकाई की ओर मुड़ा। छठी बहन, तुम क्या पुरस्कार चाहती हो? यह सुनकर मुकाई ने अपना हाथ बढ़ाया, बेल्ट को धीरे से खोला और फिर एक ऐसा दृश्य दिखाया जो और भी आश्चर्यजनक था। एक बैंगनी कपड़ा उसके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में उसके शहद के आड़ुओं को ढक रहा था। और उसी समय मुकरेन, जो अभी नहा चुकी थी, को भी एक एहसास हुआ। तैरते हुए उसने मेरा खूब फायदा उठाया था। उस रोमांच ने उसे अब बेचैन कर दिया था। फिर वह दर्पण के सामने खड़ी हुई और मेकअप करने लगी। साफ था वह खुद को मुकाई के रूप में छिपाना चाहती थी ताकि मेरे कमरे आकर गलत काम कर सके। लेकिन जब मुकरेन ने अपना मेकअप पूरा किया, वह मेरे दरवाजे पर पहुंची, फिर धीरे से उसे खोला। जब उसने देखा कि उसके बाद वह बिस्तर के पास गई, कंबल उठाया और सीधे मेरे कंबल में लेट गई। मुकाई इस समय मुझसे चिपकी हुई थी। छोटे भाई मुगे, पूल में पहले चुंबन की अवधि केवल 1 मिनट थी। मुझे यकीन है कि तुमने इसका पूरा आनंद नहीं लिया। ले कार में मैंने तुम्हें आधे घंटे तक चूमा था, जब तक कि मैं संतुष्ट न हो गया। यह सुनकर मैं उसके घुमावदार पीछे हिस्से को थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाया। वह मुंह फुलाकर बोली, शरारती, इतनी देर हो गई है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई सुन लेगा? मैंने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। छठी बहन, दिन में कमरे में क्या तुम और भी जोर से नहीं थी? तब तुम परवाह करती हो? ऊपर से कमरा तो बहुत अच्छी तरह से ध्वनिरोधक है। यह कहते हुए मैंने सीधे उसे चूमा और फिर वह सब कुछ दोहराना चाहा जो हम दोपहर में कमरे में करते थे। मुकाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मेरे जोशीले चुंबन का जवाब दिया। लेकिन जब उसके हाथ मेरे गर्दन से नीचे मेरे शरीर की ओर बढ़े तो उसने अचानक मेरी जेब में कुछ महसूस किया। छोटे भाई मुगी के पास ऐसा क्यों है? क्या उसने यह समझ लिया है और मेरे साथ कुछ करना चाहता है? मुगी के दिल में तुरंत उत्तेजना की एक लहर उठी। बिना देरी किए उसने मेरी जेब से वह वस्तु निकाली। जब उसने उसे देखा तो वह एक पारदर्शी प्लास्टिक की फिल्म थी जिसमें एक छोटा चादर का टुकड़ा था जिस पर चमकीला लाल दाग था। उसने तुरंत मुझे उलझन भरी नजरों से देखा। छोटे भाई मुगे, यह क्या है? मैंने तुरंत सोचा कि मुकियाई बहाना कर रही है और सीधे उसके ठोड़ी को धीरे से पकड़ा। बहन की आई, इस बात की चिंता मत करो कि यह क्या है, मैं इसे अभी चाहता हूं। मुकियाई तुरंत सदमे से सफेद पड़ गई। उसने मेरी जलती हुई आंखों में देखा और किसी कारण से घबराई हुई महसूस की। छोटे भाई मुगे, हमारे पास कंडोम नहीं है, कुछ खरीदो या माता पिता के कमरे से चुरा लो। यह सुनकर मेरी हरकतें तुरंत रुक गईं और मैं सोचने लगा दोपहर में तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब है बहन कियाई का असल में क्या सोच है? लेकिन सच है, थोड़ा सावधान होना चाहिए। लेकिन अब 12 बजे के बाद हो गया है तो बाहर जाकर खरीदना व्यावहारिक नहीं है अगर मैं माता पिता के कमरे से। यह देखकर मुकाई ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उसने अपने हाथ मेरी कमर पर रखे और धीरे धीरे मेरे सामने घुटने टेक दिए। आधे घंटे बाद मैंने मुकाई को बाथटब में उठाया और उसके माथे पर धीरे से चुंबन दिया। बहन काई, तुम नहा लो, तुम पहले जाओ। लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकला मैंने वह चादर का नमूना देखा जिसे मैं भूल गया था। मैंने सोचा, आई, यह लो, यह तुम्हारे लिए है। मैंने चादर का नमूना मुकेई को दिया। मुकेई ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। यह क्या है? मैं पहले पूछना चाहता था। जब मैंने उसे फिर से पूछते सुना तो मुझे लगा कि मुकेई नाटक में लिप्त हो गई है। नाटक बंद करो, क्या यह तुम्हारा नहीं है? मुकेई पूरी तरह से भ्रमित हो गई। उसने मेरी गंभीर, छोटे भाई मुगे, क्या तुम भ्रमित हो? तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैं अभी भी एक युवा लड़की हूं, ठीक है? यह सुनकर मैं पूरी तरह ठिठक गया। फिर मैंने मुकाई की ओर अविश्वास से देखा। तुम ही तो असली भ्रमित हो।
पहले ही खो जाने का नाटक कर रही हो। तुम्हारी मेरी याददाश्त इतनी जल्दी? क्या मुझे डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए? मुझे गंभीर देखकर मुकाई भी घबरा गई। उसने अचानक मेरा सिर घूमने लगा। क्या बहन कियाई ने अपनी याददाश्त खो दी है? असंभव, लेकिन मुकाई की मासूम आंखों को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह झूठ बोल रही हो। गहरी सांस लेते हुए मैंने खुद को शांत किया और चादर के नमूने की ओर इशारा किया। ये दोपहर को मेरे कमरे में है। जब तुमने वह बुरा काम किया तो मैंने इसे काट लिया। मुकाई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसका जैसे ही उसने कुछ महसूस किया वह दंग रह गई। क्या तुम चुपके से मेरे कमरे में घुसी? मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरे हाथ में चादर का नमूना लेकर मैं जमे रहा। फिर मैं जल्दी से खुद को शांत किया और संभावनाओं का विश्लेषण किया। तुमने कहा कि लिविंग रूम छोड़ने के बाद दोपहर को तुमने लगातार अपने कमरे में आराम किया। क्या तुम सुनिश्चित हो? मुकाई भी घबराई हुई थी। मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूं? लेकिन उस दौरान तुम स्पष्ट रूप से मेरे कमरे में आईन और मेरे साथ वह बुरा काम किया। यह कहते हुए मैंने छोटा साक्ष्य बैग उठाया। यह नमूना वहीं से आया है। मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूं? मुकाई ने वस्तु को देखा और पूरी तरह से अचंभित हो गई। उसकी विश्वसनीयता बुरी तरह हिल गई। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन उस अस्पष्ट सपने के अलावा उसके पास यही तुम्हारे कमरे में चुपके से गया था। ऊपर से मैंने कहा था कि मैं अंतिम कदम तक जाना चाहता हूं और कहा कि मुझे पछतावा नहीं होगा और तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराना पड़ेगा। मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले सकता हूं। यह सुनकर मुकाई तुरंत गुस्से में आ गई। मैं ऐसे शब्द कैसे कह सकती हूं? इसके अलावा जो भी मेरे साथ सोता है उसे जीवन भर मेरी जिम्मेदारी लेनी। उसकी तीव्र मुद्रा को देखकर वह पूरी तरह से उस व्यक्ति से अलग थी जिसे मैंने दोपहर में देखा था। दोपहर का व्यक्ति सक्रिय रूप से आक्रमण कर रहा था, साहसी लेकिन थोड़ा शर्मीला। जो व्यक्ति मेरे सामने था वह अपनी सीमा की रक्षा कर रहा था, मजबूत और थोड़ा जंगली। क्या हमें किसी ने नशीला दिया है? यह विचार मेरे मन में आया, लेकिन मैंने जल्दी ही इसे खारिज कर दिया। मुकाई भी थोड़ी शांत हुई। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तो तुम किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? मैंने जल्दी से जवाब दिया, बैंगनी ड्रेस। मैंने तुम्हें पिछले साल मम्मी के जन्मदिन पार्टी में उसी ड्रेस में देखा था। तुम वही पहन रही थी। मुकाई का दिल अचानक डूब गया। फिर वह जल्दी से अलमारी की ओर गई, जोर से दरवाजा खोला और अंदर खोजने लगी। मुझे याद है कि वह ड्रेस यहां थी। तुम्हारे पास कितने चश्मे के जोड़े हैं? मुकेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और सहज रूप से जवाब दिया, एक जोड़ा। तुरंत बाद उसने खुद को सुधारा, नहीं, 2 जोड़े हैं और एक पुराना जोड़ा है जिसकी पर्ची कमजोर है, जो हमेशा डेस्क पर बैकअप के रूप में रखा जाता है। ये कहते हुए वह मुड़ी और कमरे में डेस्क की ओर गई, लेकिन जहां वह आमतौर पर अपने चश्मे रखती थी वह खाली था। कुछ भी अंदर नहीं था। बैकअप चश्मे का जोड़ा भी गायब था। इस बिंदु पर हम दोनों रुक गए। हम कई मीटर की तुरंत बाद एक बेतुका लेकिन एकमात्र तार्किक उत्तर हमारे दिमाग में आया, अगर अब तक हमने इसे नहीं समझा है तो हमें सचमुच अब और जीना नहीं चाहिए। हमने लगभग एक साथ सिर हिलाया, एक अचानक समझ के भाव के साथ। ये वही थी। मैंने दोपहर के हर फ्रेम को अपने दिमाग में रिवाइंड किया और हर विवरण जो तब सही लगता था अब पूरी तरह से छिद्रपूर्ण दिखा। सभी स्पष्ट रूप, तुम्हारे कपड़े पहने, तुम्हारे चश्मे पहने, अपना मेकअप किया जैसे तुम। उसने तुम्हारे विशिष्ट कौशल की नकल भी की, लेकिन उसकी निष्क्रिय प्रतिभा वास्तव में तुम्हारी तरह थी, लेकिन उसकी सक्रिय प्रतिभा थोड़ी कम थी। मैंने दोपहर में उसके असंगत सूक्ष्म हावभाव को याद किया। मुकाई का शरीर बहुत लचीला और समन्वित था, एक अनोखी ताल थी, लेकिन दोपहर का व्यक्ति ऐसा नहीं था। वह बहुत, अब लगता है कि यह कोई मौत नहीं थी, बल्कि वह मजबूर थी इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए, पूरी तरह तुम्हारी नकल करने में असमर्थ। वह वास्तव में एक चालाक छोटी लोमड़ी है। मेरी विश्लेषण सुनकर मुकाई की आंखें, चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर गुस्से से थोड़ा कांपने लगा। और मैं अक्सर साथ नहाते हैं, इसलिए मैं उसका शरीर सबसे अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन मुझे याद है कि उसके पिछली रात वह मेरे कमरे में कुछ उधार लेने आई थी। मुकाई तुरंत समझ गई, किसी भी हद तक जाएगी। हमारी भावनाएं दोनों बेहद जटिल थी। समस्या अब यह है कि ऐसा लगता है कि वह पहले से जानती थी कि हमारे बीच क्या हुआ, इसलिए यह जाल पहले से ही बिछा था। कब हम पकड़े गए? यह एक महत्वपूर्ण सवाल था। मेरे और मुकाई के बीच के अंतरंगता हमेशा हमारा सबसे गहरा। मेरा चेहरा काला हो गया। अगर सच में ऐसा होता तो स्थिति की गंभीरता बहुत बड़ी होती। मुकाई ने सिर हिलाया, नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। हालांकि उसे परेशानी करना पसंद है, वह इतनी हद तक नहीं जाएगी। वह अक्सर मेरे कमरे में छिपकर मेरी मेकअप करती है, मेरे कपड़े पहनती है। मुझे याद है पिछली बार जब हम कमरे में थे, वह मेरे बाथरूम में हो सकती थी, वह वहां। उसने सारी जानकारी
इकट्ठी की और सबसे उपयुक्त समय पर अपना घातक प्रहार किया। उसने मुझे सफलतापूर्वक धोखा दिया और जो मेरा अधिकार था उसे छीन लिया। फिर मैंने मुकाई की ओर देखा और पाया कि वह भी मुझे देख रही थी। इस समय मुकाई ने ठंडी हंसी दी। चलो चलते हैं, चलो उसे सामना करते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। इस समय मुकाई लगभग जलन से पागल हो गई थी। उसने महसूस किया कि सारी मेहनत के बाद उसने केवल राजा का सम्मान खेला है। युवा संस्करण मेरे साथ। और फिर मुकाई, वह बदमाश, ऐसा है जैसे सीधे स्वर्ग में कूद गई हो। यह वास्तव में विद्रोह है, भले ही वह मेरी बड़ी बहन हो। उसने अभी तक मुझे नहीं खाया। क्या रक्तरेखा दबाव का असर खत्म हो गया है? मुकाई ने मन ही मन। मुकाई और मैं एक के बाद एक हॉलवे से नीचे चले, सीधे मुकाई के कमरे की ओर। हमें परवाह नहीं थी कि कितना देर हो गया, वह पहले से सो रही है या नहीं। भले ही वह पहले से सो रही हो, हमें उसे बिस्तर से खींचकर बाहर लाना था और सबक सिखाना था। लेकिन जब हमने मुकाई का दरवाजा खोला तो पाया कि वहां कोई नहीं था। बिस्तर साफ और व्यवस्थित था, ऐसा कोई निशान नहीं था। मुझे यह अजीब लगा और मैंने मुकाई की ओर देखा। जवाब बहुत स्पष्ट था, मुकाई जरूर फिर से मेरे कमरे में भाग गई होगी। मुकाई इतना गुस्से में थी कि वह वहीं फटने वाली थी। यह वासना से भरा शैतान। उसने दांत पीसे और धीरे से गाली दी। यह दोपहर में पर्याप्त नहीं था, पूल में मेरा फायदा उठाना पर्याप्त नहीं था। यह बहुत ज्यादा है। यह सुनकर मैं थोड़ा हंसा तो मुकाई सच में मेरे कमरे के सामने लौट आए। हम पंजों पर चलकर अंदर गए और दरवाजा खोला और जैसे ही हमने कदम रखा हमने बिस्तर पर देखा। वास्तव में कोई लेटा था। आकृति अपनी तरफ लेटी थी। ऐसा लगता था कि वह गहरी नींद में है, हमारी प्रवेश की परवाह नहीं कर रही। उसने पूरा दिन तैराकी की थी और इतना व्यायाम किया था, वह जरूर थकी हुई होगी। मुकाई और मैं बिस्तर के पास गए। उसे अपना असली रंग दिखाने दो, मैं देखना चाहता हूं कि उसका अभिनय कितना अच्छा है। उसने ये कहते हुए पास के क्लोसेट की ओर इशारा किया और भीतर छिप गई। केवल दरवाजे में एक दरार छोड़ दी ताकि देख सके। मुझे लगा एक अच्छा विचार था। मैं भी देखना चाहता था कि वह चालाक छोटी लोमड़ी मुकाइरिन कितना अच्छा अभिनय कर सकती है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने सीधे कंबल उठाया। जैसे ही कंबल उठा मैं स्तब्ध रह गया। कंबल के नीचे मुकरेन केवल एक पतली अंतर्वस्त्र पहने हुए थी। मैंने तुरंत उसे कंबल से फिर से ढक दिया, लेकिन इस एक क्रिया से भी मुकरेन जाग गई। उसने नींद में अपनी आंखें खोली और उन्हें रगड़ा। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई उसने मुझे बिस्तर के पास खड़ा पाया। वह तुरंत जा कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ बिस्तर पर और मेरे साथ सो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर गर्म कर दिया है। उसे इस तरह देखकर मैंने जानबूझकर छेड़ना शुरू किया। छठी बहन, क्या तुम इतनी जल्दी कोई कदम उठा रही हो? मुकरेन थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, फिर उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसने खेलते हुए मुझे धकेला। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? ऊपर से मैं अंदर ही अंदर तिरस्कार से बोला, यह इतना सरल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने उसकी इच्छा अनुसार उसके बगल में लेट गया। लेकिन जैसे ही मैं लेटा मुकरेन तुरंत मुझसे चिपक गई। उसके लंबे उजले पैर सीधे मेरे पैरों पर रखे थे। उसकी बाहें मेरी कमर के चारों ओर कसकर लिपटी थीं। उसका पूरा शरीर मुझसे चिपका हुआ था, मुझे मजबूती से पकड़े हुए। भाई मुगे। फिर मैंने बिस्तर के पास की मेज से एक काला पट्टी और एक ठंडा कंबल लिया। जब मुकरेन ने ये दोनों वस्तुएं देखीं उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। भाई मुगी, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं कर सकती हूं, लेकिन एक लड़के को उस लड़की के प्रति कोमल होना चाहिए जिसे वह पसंद करता है। इसलिए थोड़ा कोमल बनो, ठीक है? मैंने सिर हिलाया। बेशक तुम झांक नहीं सकते। पट्टी बांधो। इसी समय क्लोसेट का दरवाजा खुला और फिर मुकाई अंदर से बाहर निकली। मुकरेन ने किसी को महसूस किया जो उसे कंबल में लपेट रहा था। उसने सोचा कि वह मैं हूं। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। भाई मुगी, मेरे हाथ इतने ठंडे हैं और मेरे नाखून कब इतने लंबे हो गए? हाँ, खड़ा था और बेरुखी से जवाब दिया, वे हमेशा इतने ही लंबे थे, तुम बस भूल गए हो। मुकरेन मुस्कुराए उस एहसास को महसूस करते हुए। फिर वह हंसने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई मुगे की ऐसी पसंद होगी। मुकरेन आने वाले समय के लिए उत्सुक थी। फिर उसके चेहरे पर पट्टी खींच दी गई रोशनी ने उसकी आंखें असहज रूप से झपकाईं। लेकिन जब उसने फिर से आंखें, बल्कि वह व्यक्ति था जिसके वह पूरे दिन नकल कर रही थी, छठी बहन मुकियाई। मुकाई ने ऊपर से उसे नीचे देखा। उसकी नजर इतनी ठंडी थी कि वह किसी को भी जमा सकती थी। मुकरेन की पुतली घबराहट से जोर से फैल गई। आह! उसकी चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। आवाज इतनी तीव्र थी कि दीवारों को भी छेद सकती थी। मैं तुरंत प्रतिक्रिया दिया। लगभग उसी क्षण मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर कसकर रखा। मुकरेन का शरीर जोर से कांप रहा था, उसकी आंखें बड़ी और डर से
उसने अपने होंठ भी पीछे किया था, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार, लेकिन हकीकत ने उसे एक चौंकाने वाला सरप्राइज दिया। लंबे समय बाद वह अत्यधिक डर धीरे धीरे कम हुआ और अनंत निराशा और शर्म में बदल गया। मुकरेन का छोटा दिमाग तेजी से दौड़ा। सब खत्म, मैं खत्म, यह सिर्फ पकड़ा जाना नहीं है, यह सार्वजनिक शर्मिंदगी है। महसूस करते हुए कि उसके शरीर में अब संग, मैंने अपनी हथेली की ओर देखा। यह मुकरेन के लार से ढकी हुई थी। चमकदार मुकरेन अब ठंडे कंबल में कसकर लिपटी हुई, केवल उसका सिर बाहर था, जैसे स्टिकी राइस केक जिसे बर्तन में डालना हो, पूरी तरह से हिल नहीं सकती थी। उसने सामने खड़े दोनों लोगों को देखा। शर्मिंदगी से अपने होंठ सिकोड़ते हुए उसने मजबूरन मुस्कुराई। बहन, बहन, तुम यहाँ क्यों हो? मुकाई ने ऊपर से उसे देखा। कौन सी बहन? कौन सी बहन? क्या तुम मुकाई नहीं हो? तुम्हें मुझे बड़ी बहन कहना चाहिए, है ना? ऐसा कहते हुए मुकाई ने मुड़ा और ठंडे स्वर में कहा, भाई मुगी, उसे उठाने में मेरी मदद करो। मैं चुपचाप सहमति में था। मैंने पूरी तरह कंबल के साथ मुकरेन एक गोल मटोल गुड़िया की तरह थोड़ा हिल गई, फिर स्थिर बैठ गई। मुकाई आगे बढ़ी, बिस्तर के किनारे के करीब आई। तुम इतनी शरारती हो, तुम इतनी निडर हो, तुम पूरे दिन क्या सोचते रहते हो, यहां तक कि अपनी बड़ी बहन की नकल कर ऐसे धोखेबाज खेल खेलते हो, केवल भाई मुगी के करीब जाने के लिए। तुम्हें सच में स्वर्ग या पृथ्वी का डर नहीं है? मुकरेन इतनी जोर से डांटी गई कि वह अपना सिर नहीं उठा सकी और धीरे से बड़बड़ाई, हम दोनों के लिए एक ही बात है। हालांकि उसकी आवाज कमरे में धीमी थी, यह आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी। मुकाई की भौहें तुरंत उठ गईं। तुमने क्या कहा? मुकरेन तुरंत सिर हिलाई, एक चापलूसी मुस्कान बनाई। मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने गलत सुना होगा। उसके स्पष्ट था कि उसकी बड़ी बहन ने पहले बुरा काम किया था। भाई मुजी के साथ बस सीख रही थी और संदर्भ ले रही थी। ताकत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही थी। जब दूसरों को दीप जलाने की अनुमति है तो मुझे आग लगाने के लिए क्यों दंडित किया जाना चाहिए? मुकेई उसकी बेपरवाह रवैये से गुस्सा हो गई, जिससे वह हंस पड़ी। ठीक है, तुम बहस करने की हिम्मत करती हो फिर? उसने जल्दी से मेरी ओर देखा। उसकी बड़ी नम आंखें मदद की भीख मांग रही थीं। भाई मुगी, तुम्हें तय करना चाहिए कि तुम किसकी मदद करोगे। तुम मेरे साथ सोए थे। अगर तुम एक आदमी हो तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अपनी महिला की रक्षा करो जो तुम्हारी है। अपनी महिला को दूसरों से प्रताड़ित मत होने दो। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके शब्द तर्कसंगत लग रहे थे, लेकिन यह चाल बहुत गंदी थी। उसे एक गहरा सबक सीखना होगा ताकि वह कभी भूल न पाए। इसलिए मैंने मुकरेन की दयनीय लेकिन थोड़ी तीव्र नजर को अनदेखा किया। बिस्तर के बगल के दराज से मैंने एक नया रुमाल निकाला और बिस्तर के पास गया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने मुकरेन की ठोड़ी पकड़ ली, रुमाल को कई बार मोड़कर उसके मुंह में ठूस दिया। मुकाई ने इस दृश्य को देखा, उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आई। अच्छे लड़के, भाई मुगी, उसने कहा। उसे लेटाओ। फिर मुकाई ने फर्श पर एक लंबा सफेद पंख लिया और अपनी आंखों से मुझे इशारा किया। उसके पैरों और शरीर को पकड़ो, उसे इधर-उधर हिलने मत देना। मैंने समझा और लगातार संघर्ष कर रही मुकरेन को पकड़ा रखा और मुकाई पंख पकड़कर धीरे धीरे झुकी। उसकी नजर मुकरेन तुरंत समझ गई कि वह क्या करने वाली है। उसका शरीर और भी जोर से संघर्ष करने लगा। वह बचपन से ही बहुत नाजुक थी, खासकर उसके तलवों के लिए। मुकाई के होंठ मुस्कुराए। उसने धीरे धीरे पंख से मुकरेन के पैरों को छुआ। एक अजीब गुदगुदी की भावना उसके सिर तक पहुंची। मुकरेन का शरीर अचानक झुका, वह अत्यधिक असहज महसूस करते हुए लुढ़कने लगी। उसकी आंखों, उसके मुंह में रुमाल होने के कारण वह कोई भी विनती नहीं कर सकी, केवल दम घुटने वाली कराहें निकाल सकी। उस गुदगुदी की भावना जो उसके कोट तक पहुंची, पकड़े जाने की शर्म के साथ मिली। उसने एक छोटे जानवर की तरह दुखी आवाज निकाली। यह अजीब यातना जारी रही। मुकरेन बिस्तर पर पड़ी रही, बेकार में संघर्ष करती रही। अगर मैंने उसे अपनी बांध से कसकर नहीं पकड़ा होता। लगभग आधे मिनट बाद मैंने उसके आंसू भरे चेहरे को देखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और अंतः नरम पड़ गया। आखिरकार अगर यह जारी रहा तो मुझे डर था कि मैं उसे सच में तोड़ दूंगा। इसलिए मैंने सीधे मुकाई से कहा, ठीक है। मुकाई केवल उसे सबक सिखाना चाहती थी, उसे सच में सताना नहीं चाहती थी। मेरी बात सुनकर मुकाई भी रुकी। ठीक है, मुकाई भी केवल उसे सबक सिखाना चाहती थी, सच में सताना नहीं चाहती थी। फिर मैं रुक गया और खड़ा हो गया। अपने छोटे बहन की बिस्तर पर दयनीय स्थिति को ऊपर से देखा। जैसे ही बंधन हटाए गए, मुकाई तुरंत गेंद की तरह सिकुड़ गई। बिस्तर पर सांस ले रही थी। उसने लंबी देर तक आराम किया, फिर धीरे धीरे गद्दे पर खुद को उठाया। उसके लंबे
उलझे बाल पसीने से भीगे गालों से चिपके हुए थे। उसकी आंखों का मेकअप आंसुओं से धुंधला गया था। काला आईलाइनर धुंधला हो गया था, जिससे वह बिल्कुल उस बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी जिसने अनगिनत कष्ट सहा हो। मुकाई ने अपनी बाहें क्रॉस की। उसका चेहरा ठंडा था और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम अब गलती पर हो? मुकरेन ने अपना सिर नीचे कर, तुम सब मेरे खिलाफ हो। हूँ मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। जैसे ही वह बोलना खत्म किया, वह और अधिक जोर से रो पड़ी। बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। वह टूटकर रो रही थी, अपने दिल और फेफड़ों को फाड़ रही थी। मुकाई पूरी तरह से हैरान रह गई। स्पष्ट रूप से वह गलती पर थी, फिर भी अब ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतिम खलनायक हो। लेकिन अपनी बहन को इतनी बुरी तरह रोते देख वह नरम पड़ गई। भले ही वह कुछ मिनट पहले पैदा हुई थी, लेकिन बड़ी बहन के रूप में अपनी बहन को इस तरह रोते देख उसकी बात करने की इच्छा आधे से भी कम हो गई। उसने स्वयं से सवाल करना शुरू कर दिया। यह छोटी लोमड़ी इतनी चालाक थी कि झूठ बोलने और आरोप लगाने में माहिर थी। वह स्पष्ट रूप से शौर्य की कमी थी। उसने मेरी नकल करके चीजों को उल्टा कर दिया। क्या तुमने पहले छोटे भाई मुझी को बुरा नहीं किया? मैंने बस एक छोटा सा चालाकी किया। मुकरेन रोई और चिल्लाई। एक वाक्य ने मुकाई को बिना शब्दों के छोड़ दिया। मुकाई इतनी घुटी हुई थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसका चेहरा रोकने से लाल हो गया था। फिर तुम अपनी असली पहचान का इस्तेमाल करो, मेरा इस्तेमाल मत करो। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो क्या तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? मुकरेन ने तुरंत पलटवार किया। फिर क्या तुमने भी बुरा नहीं किया था? तुमने छोटे भाई मुझी पर सबसे पहले हाथ उठाया था और सबसे दो बहनों को मेरे बिस्तर पर बहस करते देखकर मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने जल्दी से मध्यस्थता की, तुम दोनों पहले शांत क्यों नहीं होती? सब अपने अपने कमरों में चले जाओ। मुकाई ने टटकारा। उसने अभी भी रो रही मुकरेन को घूरा, फिर मुझसे कहा, तुम उसे ठीक से पढ़ाओ। वह जानती है कि वह गलत है, लेकिन उसे सुधारना नहीं चाहती। बोलने के बाद वह मुड़ी और दरवाजा जोर से बंद कर चली गई। जैसे ही मुकाई चली गई, मुकरेन का रोना और भी तेज हो गया। फिर वह मेरे बाहों में गिर पड़ी। उसके छोटे मुट्ठियां मेरे सीने पर मार रही थी। तुम आज दोपहर में इतना थका हुआ था कि मेरे पैर टूटने वाले थे। क्या यह सब तुम्हारे लिए नहीं था? और तुम दूसरी ओर मुड़ी और अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे तंग कर रही हो। तुम निर्दयी द्रोही हो। क्या तुम सोचती हो कि मैं आसानी से प्रताड़ित हो जाऊंगी? क्या तुम सोचती हो कि क्योंकि तुमने मुझे पा लिया है तो तुम्हें मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए? तुम बहुत दुष्ट हो। मैं उसके रोने से इतना घबराया कि मैंने जल्दी से उसे गले लगा लिया। धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, रोना बंद करो। यह तो सिर्फ गुदगुदी का 1 मिनट था, है ना? देखो, अंत में मैं ही सीखी को रोकने वाला था। मुकरेन ने अचानक अपना सिर मेरी बाहों से उठाया। उसकी बड़ी आंसू भरी आंखें मुझे घूर रही थीं। दंड क्या था, यह महत्वपूर्ण नहीं है जो मुझे उसकी अन्यायपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर मुझे दोनों गुस्सा और मजा आया। यह छोटी लोमड़ी इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? किसने तुम्हें ईमानदार न होने और मुझसे झूठ बोलने को कहा? और तुमने बहन छठी की नकल की। तुम बहुत निडर हो। क्या यह इसलिए नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो? यह इसलिए है कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो कि तुमने हर तरीका सोचा और इन छोटी चालाकियों का। मुकरेन ने जोर से रोते हुए कहा। आंसू और भी तेज बहने लगे। मैं पूरी तरह से असमर्थ हो गया और उसे धैर्यपूर्वक मनाने लगा। ठीक है, मैं गलत था। ठीक है, यह अगली बार नहीं होगा। अगली बार मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मुकरेन ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे बात वो छोटे भाई मुगी को अब मेरी जरूरत नहीं है। मेरे साथ सोने के बाद तुम मुझे छोड़ना चाहती हो और दूसरी लड़की के पास जाना चाहती हो। मुकरेन की आवाज धीरे धीरे और नरम होती गई, अंततः एक हताश फुसफुसाहट में बदल गई। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैंने उसे जोर से गले लगा लिया। मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती और मैं इस बात की। तुम्हारा मतलब है तुम मुकरेन की पहचान स्वीकार करोगे? उसकी आंखों में नाजुक उम्मीद देखते हुए मैं मना नहीं कर सकता था, इसलिए केवल गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ। मुकरेन की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने मुझे कुछ सेकंड तक ध्यान से देखा। तुमने ऐसा कहा, वादा मत तोड़ना। मैंने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। हाँ, मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। मेरी पुष्टि मिलने के बाद मुकरेन के चेहरे से उदासी धीरे धीरे गायब हो गई। फिर वह मेरी बाहों से सीधे बैठ गई और उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान आई। तुरंत बाद उसने जल्दी से मुझे गाल पर चूमा। अच्छे लड़के, छोटे भाई मुगी। फिर वह खुशी खुशी बिस्तर से कूदकर कमरे से बाहर दौड़ी।
पीछे मुड़े बिना वह हल्की आकृति कुछ समय पहले की पीर। एक पल के लिए चुप रह गया। मैं फिर से धोखा खा गया था। यह छोटी लोमड़ी बहुत चालाक थी। सच में बचाव के लिए असंभव, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं था। मैं महसूस कर सकता था कि मुकरेन वास्तव में अभी थोड़ी चोटिल हुई थी। वह शिकायत और असहायता नकली नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि जब मैंने उसकी मुकरेन की पहचान स्वीकार की तो वह विशाल खुशी तुरंत उसकी उदासी पर भारी। अगली सुबह जब मैं जर्रा लेकर नीचे गया तो मैंने देखा कि बहन छठी और बहन सात पहले ही नीचे बगीचे में थी, लेकिन माहौल थोड़ा अजीब था। वे बहुत दूर थीं, एक बगीचे के पूर्व की ओर, दूसरी पश्चिम की ओर। उनका रिश्ता पहले बहुत अच्छा था। अक्सर जल्दी उठकर व्यायाम करती थीं, बात करती और हंसती थीं, लेकिन आज हवा तनाव से भरी थी। कोई भी एक दूसरे की तरफ ध्यान। मुकरेन ने कूदने वाली रस्सी पकड़ी, एक एक करके कूद रही थी। उसकी पोनीटेल उसके सिर के पीछे हिल रही थी, पूरी तरह से युवा ऊर्जा से भरी। इस बीच मुकाई छतरियों के नीचे एक टोकरी की कुर्सी पर बैठी थी, कॉफी का कप पकड़े हुए। उसकी नजर ठंडी और दूरस्थ थी, दूर को देख रही थी, विचारों में खोई हुई। एक को लगता था कि दूसरी उसकी नकल कर रही है और जो उसका अधिकार है उसे चुरा रही है। बेनकाब और घृणित दूसरी को लगता था कि दूसरी ने पहले गलत किया था और वह बस सीख रही थी और संदर्भ ले रही थी। आधिकारिक को दीप जलाने की अनुमति है, लेकिन आम इंसान को क्यों दीपक जलाने की मनाही? कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था, खासकर मुकाई के दिल में एक अत्यधिक असंतुलन। लेकिन फिर छोटी लोमड़ी मुकरेन एक प्रिएम्प्टिव चाल चली और पहले लक्ष्य तक पहुंच गई। वह इसे कैसे निगल सकती थी? ऊपर से मुकाई के दिमाग में एक विचार चमका जो उसे और भी ज्यादा हिला गया। घर में स्पष्ट रूप से कोई गुब्बारे नहीं थे और यही कारण था कि हम और मैं कल रात अंतिम कदम तक नहीं पहुंच सके। तो क्या मुकरेन और छोटे भाई मुगे ने चुपके से कुछ खरीदा या माता-पिता के कमरे से चुराया? या फिर मुकाई सोचने की हिम्मत नहीं कर सकी। यह महिला बहुत लापरवाह थी। इस क्षण दोनों ने मुझे सीढ़ियां उतरते देखा और लगभग एक साथ वे तुरंत अपनी जगह से उठी और जल्दी से मेरी ओर दौड़। छोटे भाई मुगे, क्या तुमने कल रात अच्छी नींद ली? मुकरेन सबसे पहले मेरी तरफ भागी। एक मीठी मुस्कान उसके चेहरे पर थी और उसने स्वाभाविक रूप से अपनी बांध मेरी बांध पर रखी। क्या तुमने मेरा सपना देखा? ये कहते हुए उसने मुझे चालाकी से देखा। मुकाई पीछे चल रही थी, उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय वह मेरी दूसरी ओर गई। जुड़वा बहनें अब सीधे टकराव में थीं। एक ने भौतिक संपर्क का उपयोग किया अधिकार जताने के लिए, दूसरी ने पूरी देखभाल और ध्यान दिखाया अपनी स्नेह दिखाने के लिए। ईर्ष्या की बारूदी गंध लिविंग रूम को लगभग आग लगा सकती थी। बीच में फंसे मेरा सिर तुरंत भारी हो गया। हालांकि जो बहनें नहीं देख पा रही थीं वह यह था कि लिविंग रूम के एक कोने के साये में द्वेष और उसे उसके माता पिता ने स्टडी में बुलाया और पूरी तरह से डांटा। अंत में उसके माता पिता ने फैसला किया कि उसे शांत किया जाए और साथ ही मुझसे और उसकी बहनों से आगे के संघर्षों को रोकने के लिए उन्होंने तय किया कि मुगिगी को जल्द से जल्द अफ्रीका भेजा जाए ताकि वह एक विशेष प्रतियोगी परियोजना में भाग ले सके। अगर वह सफल रहा तो उसे देश के एक शीर्ष अफ्रीका जैसा कौन सा भगवान का भूखा स्थान है? क्यों मुगी घर पर रहकर अपनी बहनों का ध्यान और माता पिता की देखभाल का आनंद नहीं ले सकता, जबकि वह मु परिवार का असली युवा मालिक ऐसा स्थान भेजा जा रहा है? उसने कसम खाई कि वह मुझे भारी कीमत चुकाएगा, मुझे बर्बाद और बदनाम करेगा और मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुजीजी की नजर भयावह रूप से काली थी। यह सोचते हुए मुजीजी की नजर धीरे धीरे लिविंग रूम में महिलाओं पर गई। उनमें से प्रत्येक इतनी सुंदर, इतनी उच्च और महान थी। अब वे सभी उसकी बदला योजना में इस्तेमाल होने वाले मोहरे बन गए थे। पहला बलिदान कौन होगा? मुजीजी की आंखें पहले मुंह युलू पर पड़ी, लेकिन एक त्वरित नजर के बाद उसने तुरंत उसे खारिज कर दिया। बड़ी बहन असंभव थी, वह बहुत मजबूत थी। ऊपर से यान हुईगांग उसका साथी था, इसलिए बाकी लक्ष्य केवल चौथी बहन मु युआन और आठवीं बहन मु केक्सिन थे। लेकिन चौथी बहन मु युआन जिया परिवार को सगाई करने वाली थी। यह शादी मु परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर इस महत्वपूर्ण समय पर मुगे और मु युआन, जो जिया परिवार की बहू बनने वाली थी, कुछ करते, मामला सामने आने पर मु युआन ऐसा दृश्य बनाएगी जिससे हर कोई जान जाएगा। मु परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, परिवार का सम्मान और हित भारी नुकसान उठाएंगे। यह सोचते हुए मुजी जी की नजर सीधे मु केक्सिन पर टिक गई। आठवीं बहन, अभी पहली वर्ष की विश्वविद्यालय की छात्रा।
अभी भी एक शुद्ध और नाजुक युवती होनी चाहिए घर पर। वह हमेशा एक छोटे देवदूत की तरह थी जिसे सभी प्यार करते थे। अगर एक लाडली बहन इतनी शुद्ध और निर्दोष मुगिगी द्वारा कुछ किया गया, उसकी शर्मीली और मासूम स्वभाव के कारण मुकेक्सन जरूर इतना डरी होगी कि वह टूट जाएगी और तुरंत रिपोर्ट करेगी। तब पर्याप्त गवाह और सबूत होंगे, अपराध सिद्ध होगा और मुगिगी जे तुमने उस कमीने का स्विमिंग के दौरान भी समर्थन किया था। मैंने सब सुना। तुम पिछले अंतर्वस्त्र मामले को छुपा सकते थे क्योंकि तुम सभी मासूमियत से अपने छोटे भाई के लिए पागल हो। तो क्या हुआ अगर ये कुंवारीपन खोने का मामला था? उस समय मुझे उनके लिए एक शैतान बन जाएगा, उनका विश्वास टूट जाएगा। शुद्धता वह है जो हर लड़की सबसे अधिक महत्व देती है। इसके विपरीत इस समय मुकेक्सन सोफे पर गंभीर मन से बैठी थी। उसने पूरी रात इसे सोचा था और अभी भी ऐसा लगता था कि बड़ी बहन के साथ गठबंधन करना अच्छा है। यद्यपि इससे उसके भविष्य के पति के बच्चे कम हो जाएंगे, लेकिन वह बड़ी बहन की मदद पाएगी। ऊपर से बड़ी बहन इतनी दयनीय थी, उस दुखी शादी में फंसी हुई, उसे बच्चा देना एक अच्छा काम होगा। इसलिए जब मुकेक्सन ने मुझे नीचे उतरते देखा तो उसका छोटा चेहरा अनायास ही लाल हो गया। वह पास आने में बहुत शर्मीली थी। कल उसने चुपके से अपने छोटे भाई मुगेचिक को पूल में चूमा था। वह उस समय बहुत शर्मिंदा होना चाहिए था। यह शायद पहला मौका था जब इस शुद्ध युवा लड़के को किसी लड़की ने चूमा था। यह सोचकर मुकेक्सन चुपके से खुश हुई। वह बस यह सोच रही थी कि क्या उसका छोटा भाई मुगए नाओ उससे बात करने में असहज महसूस कर रहा होगा। इसी समय मुयुलु अचानक अपनी व्हीलचेयर को उसके पास ले आई। केक्सन, तुम क्या सोच रही हो? मुकेक्सन आश्चर्यचकित होकर कूदी, जल्दी से सिर मोड़ा और धीरे से पूछा, बड़ी बहन तुम क्या सोचती हो? क्या मेरा छोटा भाई मुझे कल हुई घटना से उदास है? मुयुलु ने गंभीरता से सिर हिलाया। शायद आखिरकार वह बढ़ता हुआ लड़का है जिसके विचार संवेदनशील हैं। तुमने उसे कल अचानक ऐसा किस किया? वह आज तुम्हारे सामने कैसे सामना करेगा या तुम्हारे आसपास कैसे व्यवहार करेगा, वह नहीं जानता होगा। बड़ी बहन की पेशेवर विश्लेषण सुनकर मुकेक्सन और भी ज्यादा शर्मीली हो गई। उसने शर्माते हुए हंसते हुए अपनी बालों की एक लट घुमाई। क्या मैंने यह करते हुए थोड़ा शरारती हो गई? मुयुलु ने उसे चिंतित लेकिन उत्साहित देखते हुए, यह थोड़ा शरारती था। सच में यह कैसा रहेगा जब छोटा भाई मुगी बाद में नाश्ता खत्म कर ले? तुम उसे ढूंढो, उसके सामने जाकर समझाओ, पहले सच्चे दिल से माफी मांगो। बताओ कि यह अनजाने में हुआ बस एक पल की आवेग था। उसे पता चले कि तुम्हारा कोई और मतलब नहीं था, फिर उसके दिल की गांठ खुल जाएगी और वह तुम्हें टालना बंद कर देगा। मुकेक्सन ने यह सुनकर जोर से सिर हिलाया। बड़ी बहन, वे दोनों कभी प्यार में नहीं थे। उनका प्यार का सारा ज्ञान फिल्मों और कल्पना से आता था, एक खाली कागज की तरह मासूम। वे गंभीरता से यहाँ थे, उस मासूम युवा लड़के के विचारों का विश्लेषण कर रहे थे जो मैं हूं। और इस समय मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं दोनों बहनों द्वारा एक मासूम लड़के के रूप में परिभाषित किया गया हूं जिसे सावधानी से बचाया जाना चाहिए इस समय, क्योंकि मैं बहुत देर से नीचे आया। बाकी सब पहले ही खाना खत्म कर चुके थे, लेकिन मेज पर 3 गर्म नाश्ते के हिस्से अभी भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों विशेष रूप से मेरे लिए रुके रहे ताकि मैं उनके साथ खा सकूं। हम तीनों खाने की मेज के चारों ओर बैठे। मुकरेन ने केकड़ा रोई बुन उठाया, एक छोटा काटा, फिर जानबूझकर उसे अपने चॉपस्टिक से डिप किया। तुरंत बाद, यहाँ सारे अच्छे हिस्से तुम्हारे लिए हैं। वह जानती थी कि मैं उसके लार से परेशान नहीं होऊंगा। हमने पहले ही बहुत अधिक अंतरंग चीजें की थीं। और मुकाई दूसरी ओर मुकरेन की क्रिया को देखकर उसने भी उसकी नकल की। मैंने अपनी प्लेट पर 2 बंस को देखा, दोनों प्यार से केकड़ा रोई से ढके हुए। यह पामर किए जाने का एहसास सच में अद्भुत था, लेकिन मैंने देखा कि जुड़वा, सच में तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मेरा खाना खाओ। मेरे मुंह में केकड़ा रोई बंस भी नहीं डाल सकते। तुरंत 2 आवाजें बारूदी गंध के साथ एक साथ गूंजने लगी। ठीक बाद में मुकाई और मुकरेन ने एक साथ मुझे घूरा। मैंने बेबस होकर कंधे उचकाए और चुपचाप खाना चुना। ऐसा लगता था कि ये दोनों महिलाएं पूरी तरह से विपरीत थीं। यह झगड़ा तुरंत सुलझ। नाश्ते के बाद मैं अकेले बगीचे में चला गया ताकि खाना पचा सकूं। सुबह की हवा में थोड़ी ठंडक और पौधों की खुशबू थी जिससे मेरा सुस्त मन और स्पष्ट हो गया। लेकिन जब मैं एक खिलती हुई गुलाब की झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो अचानक मेरी पीठ पर हल्का थपथ पाया गया। मैंने सिर घुमाया और मुकेक्सन का उजला सुंदर छोटा चेहरा मेरी आंखों के सामने था। इस समय हाँ, मुकेक्सन ने मुर्गी की तरह सिर हिलाया। उसके छोटे हाथ नर्वस होकर
अपनी रेस के किनारे पकड़ रहे थे। हम दोनों धीरे धीरे बगीचे के छोटे रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। मुकेक्सिन ने अपना सिर नीचे किया, अपने जूते के टिप्स को देखा, बार बार खुद को हिम्मत दे रही थी। अंत में वह रुकी और मुझसे ऊपर देखा। कल मुझे माफ करना, मैंने तुरंत भ्रमित होने का नाटक किया। मुकेक्सिन ने अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए थोड़ी घबराई हुई, यह कल के बारे में है, जब मैंने चुपके से तुम्हें पूल में चूमा था। मैं थोड़ी हैरान थी, बस इतना। माफी मांगने की क्या जरूरत है? चूमने के लिए और भी कई जगह हैं, यह सिर्फ गाल पर एक चुंबन था। अब खत्म। मैंने इसे दिल पर नहीं लिया, लेकिन उसे तंग और गंभीर देखते हुए मुझे तुरंत एहसास हुआ, इस मासूम यह छोटी बात है, माफी मांगने की जरूरत नहीं, मेरी परवाह न करने की। नाटक देख मुकेक्सिन और भी अधिक यकीन हो गई। छोटे भाई मुगी वाकई में बहुत शर्मीले हैं। ये गाल पर चुंबन था, केवल सबसे करीबी लोग ऐसा करते हैं। मैं तो नटखट हूं कि मैं मासूम छोटे भाई मुगी को इतना शर्मिंदा कर सकती हूं। मुकेक्सिन के दिल में एक अनोखा गर्व और उपलब्धि की भावना उठी। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक प्रेम की देवी है जो मुझे ऐसा बना सकती है, केवल थोड़ी कोशिश से। छोटे भाई मुगे, मैं कल बहुत आवेग में थी। मैं वादा करती हूं कि मैं फिर कभी बिना तुम्हारी अनुमति के तुम्हें स्वेच्छा से नहीं चूमूंगी। ये कहते हुए मुकेक्सिन ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ को धीरे से पकड़ लिया, फिर अपनी बड़ी विनम्र आंखों से मुझे देखा। यह देख मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं है। मुकेक्सिन तुरंत खुश हो गई, यह तो अच्छा है। छोटे भाई मुगी, तुम बहुत दयालु हो। 8वीं बहन ने तुम्हारी इतनी देखभाल की। मुकेक्सिन हंसते हुए, उसके होठों पर 2 हल्की गड्ढे दिखे जो इतने प्यारे थे कि वे दिल पिघला सकते थे। मैं उसे नरम छोटे सिर पर थपथपाए बिना नहीं रह सका, जैसे अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली बिल्ली को पालतू बनाना। यह आश्चर्यजनक रूप से सुखद महसूस हुआ। मुकेक्सिन ने मेरी प्यार भरी छून का आनंद लिया, आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे एक विचार आया, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। ओह हाँ, छोटे भाई मुगे, क्या तुम मुझे रोज बिना कारण चुंबन करने? मुकेक्सिन तुरंत लाल हो गई, उसने अपने चेरी होठों को कटा, यहां तक कि उसके कान के लोब भी गुलाबी हो गए। तुम क्या बकवास बोल रही हो? मैं बस सोच रही थी कि यह एक तरीका है दोस्ती जाहिर करने का। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूं, गलत मत समझना। उसकी घबराई हुई बात को सुनकर मैं हंस पड़ा। केवल एक प्रतिभा ही ऐसा समझा सकती है, इसलिए मैंने हंसी दबाई और यह देखकर कि मैंने फिर से सहमति दी, मुकेक्सिन की आंखें चमक उठी। फिर उसने तुरंत चारों ओर झांका, सुनिश्चित किया कि कोई नहीं है, फिर पंजों पर चली, अपने चेरी होठों को सिकोड़ते हुए चुंबन के लिए कूदने को तैयार हुई। लेकिन मैंने जल्दी से अपना हाथ उठाकर उसे रोका। रुको, वहां एक कैमरा है, मैंने कहा, और उस दिशा में एक कम स्पष्ट कैमरे की ओर इशारा किया। मुकेक्सिन ने मेरी तरफ देखा, तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दी से पीछे हट गई। उसने जीभ बाहर निकाली और फुसफुसाई, तो फिर मैं आज रात तुम्हारे कमरे में चुपके से आकर तुम्हें चूमूंगी। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना वह मुड़ी और भाग गई। इसी समय लिविंग रूम में मुकरेन और मुकाई नरम सोफे पर एक दूसरे के पास बैठी थीं। सुबह के टकराव और भोजन के दौरान चुपके से लड़ाई के बाद उनके बीच बारूदी गंध काफी कम हो गई थी। इस समय मुकाई ने अपना पानी का ग्लास उठाया, एक सिप लिया, फिर धीरे धीरे उसे नीचे रखा। ओह हाँ, मुझे तुम्हें अभी भी कुछ बताना है। मुकरेन तुरंत सतर्क हो गई और तुरंत अपनी कानों को ढक लिया। मैं इसे सुनना नहीं चाहती, मैं इसे सुनना नहीं चाहती, तुम कछुआ गा रही हो। मुकाई ने उसकी बचकानी हरकत को देखकर थोड़ा निराश महसूस किया। मैं गंभीर हूं, मेरा गंभीर मामला तुम्हें अनुशासित करना है और तुम नहीं सुन रही हो। मुकरेन ने उसे मुंह बनाया, उसकी छोटी जीभ पूरी तरह से विद्रोही थी। मुकाई ने शालीनता से अपनी आंखें घुमाई और बहस न करने का फैसला किया। भले ही तुम न सुनो, मुझे ये कहना ही होगा। मैं तुम्हें याद दिला रही हूं कि दवा लेना मत भूलना। मुकरेन ने एक पल के लिए रुकी, उसके हाथ कानों को ढक रहे थे। नीचे कर दी, कौन सी दवा? मैं बीमार नहीं हूं। मुकाई ने उसे घूरा। कुछ सेकंड बाद मुकरेन के गाल धीरे धीरे लाल होने लगे, उसे याद। उसकी अभिव्यक्ति देखकर मुकाई को पता चल गया कि उसने सही अनुमान लगाया है, जैसा कि उम्मीद थी। तुम काफी निडर हो। मुकरेन अभी भी जिद्दी थी, उसकी आवाज धीमी थी। हाँ, मैं अपनी दवा लेने को तैयार हूं। छोटे भाई मुगी के लिए ऊपर से मुगी वास्तव में बहुत चिंता करता है, कहता है कि दवा लेना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। वह मेरी बहुत चिंता करता है, वह अंदर नहीं है। मुकरेन ने मुड़कर कहा, धन्यवाद तुम्हारी चिंता के लिए, लेकिन मैं अपने फैसले में दृढ़ रहूंगी। मैं तुम्हारी नकल करने के लिए माफी मांगती हूं,
लेकिन चोरी छिपे आनंद लेना भी बिल्कुल गुणकारी नहीं है। मुकाई ने इस बच्ची बहन को देखा जो दोनों परेशान और मस्ती में थी। आह, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे उसे थोड़ा झुकना होगा। ठीक है, अब से यह हम में से प्रत्येक की अपनी क्षमता पर निर्भर है। कौन मुझी को अंतिम रूप से चुनता है यह उस पर निर्भर है, लेकिन हमें एक सज्जन समझौता करना होगा। मुझी के सामने हमें एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए या गंदा खेल नहीं खेलना चाहिए। जैसे ही मुकरेन ने यह सुना उसने तुरंत सिर हिलाया। बेशक प्यार प्यार है। मुकरेन इस माफी से बहुत खुश हुई, घमंडी होकर अपनी ठोड़ी बाहर निकाली और मुस्कुराई। फिर शरारती होकर उसने मुकाई के काम में कहा, वास्तव में मैंने कल जो रोया था वह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि मेरे छोटे भाई मुगी ने तुम्हारी मदद की, न कि इसलिए कि तुमने मुझे गुदगुदाया। मेरे आंसू मेरे छोटे भाई मुगी के लिए थे, तुम निर्दयी हो। मुकाई उसे हंसते हुए देखकर इसी आकर्षक के लिए अपनी बहन को भूल रही हो। नहीं, मुझे पता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, मुझे सजा देने का दिल रखो। मुकरेन हंसती हुई मुकाई की बांध से लिपट गई। प्यारा अभिनय करती हुई जब वे बगीचे से लौटे तो उन्होंने ये दृश्य देखा। दोनों बहनें जोर जोर से हंस रही थीं जैसे कि अपनी घटना कभी हुई ही नहीं। सच में बहनें, खासकर जुड़वा बहन, फोन पर लग रही थी। वह मुयुआन थी फोन पकड़े हुए, उसका भौं थोड़ा सिकुड़ा हुआ था, किसी समस्या से परेशान लग रही थी। कॉल जिया जैसे था और दूसरी तरफ जिया जय की आवाज दबे हुए दर्द से भरी थी। युआन, मुझे उस ताले को खोलने में मदद चाहिए, मुझे खेद है, मुझे पता है कि मैं बेकार हूं। इन दिनों मैंने जुशी की दर्शनशास्त्र और लू वांग के नवकन्फ्यूशनिज्म पर बहुत, मैंने तो शरीर पर 6 अक्षरों का टैटू बनाने पर भी विचार किया। स्वर्गीय सिद्धांत को बचाओ, मानव इच्छा को नष्ट करो, लेकिन मैं सच में अब खुद को नियंत्रण में नहीं रख सकता। मैं एक बेकार आदमी हूं। मैं तुम्हारे उच्च विचारों और शुद्ध प्रेम की तुलना में एक सामान्य इंसान हूं। मैं शुद्धता और विमुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मैं सच में तुम्हारी तरह शुद्ध और विमुक्त नहीं हो सकता। मुयुआन ने उसकी विलाप सुनी। उसने पहले से ही यह अनुमान लगा लिया था। उसे लगा कि जब तक कोई इंसान है सच में संयमित रहना असंभव है। वह स्वतः ही बोलने लगी, पूछने दो, लेकिन वह पूरा वाक्य खत्म नहीं कर पाई। मुयुआन ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है और बाकी शब्द निगल लिए, लेकिन जिया जय ने फिर भी सुना। मुयुआन अंदर ही अंदर चिंतित हुई और जल्दी से खुद को सुधारा। मेरा मतलब था, मुझे पूछना है कि क्या तुम्हारा आंतरिक स्व सच में मेरे साथ तालमेल बिठाने और कुछ प्रगति करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जिया जय ने तुरंत कसम खाई, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। मुयुआन, कृपया मुझ पर विश्वास करो। जब तक तुम मुझे हफ्ते में एक बार ताला खोलने दोगी, यह काफी है बस। अगर जिया जय जानता कि चाबी मुजिहान के पास है तो शायद वह आत्महत्या कर लेगा। ये वाकई में बहुत बेकार होगा। फिर वह मेरे पास आया, जिया जय फिर आया है, मुझसे ताला खोलने के लिए विनती कर रहा है। मैंने भौं उठाई, इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं था जैसा कि उम्मीद थी। तो क्या तुम उसके लिए ताला खोलोगी? मुयुआन थोड़ी असमंजस में थी। मैं हंसा, उसके लिए ताला खो। मुयुआन ने मेरी बात समझ ली। वह एक तरफ चली गई और जिया जय को वापस फोन किया, उसे बताया कि उसने किसी को भेजा है। दूसरी तरफ जिया जय इतना खुश था कि लगभग रो पड़ा। उसने उसे बहुत धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह निश्चित रूप से धीरे धीरे प्रगति करेगा और अपने वैचारिक क्षेत्र को ऊंचा उठाएगा। फोन काटने के बाद मुयुआन मेरे पास वापस आई। मुगी, क्या तुम? एक गर्माहट मुयुआन के दिल में फैल गई। फिर हम क्या करें? उस आदमी के साथ रहते हुए, सोचते हुए, भविष्य में भले ही वे अलग अलग कमरे में सोए, वह उसकी कामुक नजर और जांच से बच नहीं सकती। केवल सोचने से ही मुयुआन को घिन और डर लगने लगा। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं, हालांकि मेरे अंदर थोड़ी शरारती भावना है, लेकिन यह इस आधार पर है कि दूसरा व्यक्ति अभी तक शादीशुदा नहीं है। मैं कभी भी उन्हें आग में धकेलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा ताकि मैं खुद को संतुष्ट कर सकूं। यह तुम पर निर्भर है। अगर तुम सच में ये नहीं चाहती तो हम मिलकर सोच सकते हैं कि तुम इस शादी से कैसे बच सकती हो। मुयुआन का चेहरा तुरंत गिर गया। कहना आसान था, यह सगाई पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से तय की गई थी, मूल रूप से जिया परिवार। अगर मैं अब पछतावा करता हूं तो क्या हमारा मुंह परिवार बेईमान और द्रोही नहीं बन जाएगा? मैंने सिर हिलाया। बेशक हम बिना कारण के सगाई को तोड़ नहीं सकते, यह गलत होगा, लेकिन अगर जिया जय जानबूझकर कोई माफ न होने वाली गलती करता है तो हमारे पास सगाई रद्द करने का पर्याप्त कारण होगा। स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। मुयुआन एक पल के लिए स्तब्ध रही, फिर उसका चेहरा फिर से गिर गया। यह अभी भी बहुत मुश्किल है, हम उसे कैसे गलती करते हुए पकड़े? जिया जय अब तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वह खुद को नपुंसक बना चुका है। वह लगभग आत्मनपुंसकता के लिए मिन्नतें कर रहा है। जब तक वह हत्या और आगजनी नहीं करता और जेल नहीं जाता
उसे गलती करते हुए पकड़ना मुश्किल है। मैंने जारी रखा, जब तक वह चारा नहीं खाएगा, जब तक वह गलती नहीं करेगा, फिर तुम्हारी शादी में सभी मेहमानों के सामने उसे पकड़े जाने का वीडियो सार्वजनिक रूप से दिखाओ। उस समय मुझ परिवार की बदनामी नहीं होगी। जिया परिवार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शर्म से शादी रद्द करने का प्रस्ताव करेगा। यह योजना निस्संदेह दुष्ट थी, जो उन्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाती थी। बहन साई, क्या तुम भ्रमित हो? हर बार जब जिया ताला खोलता है, क्या तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं होती? ओह, ये सही नहीं है, ये मेरी सहमति है। इसके अलावा अपनी वफादारी दिखाने के लिए क्या उसने पहले ही तुम्हारे साथ अपनी लोकेशन साझा नहीं की है? सोचो, अगर वह सच में बाहर जाकर किसी और के साथ धोखा करता है, पहला कदम निश्चित रूप से हमारे द्वारा उसे ताला। तुम्हारा दिमाग वाकई त्वरित है। चलो करते हैं। अगर यह योजना सफल हुई तो पिता के पास मुझे इस शादी के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं होगा। तब मैं अपने पूरे जीवन मुगी के साथ रह सकती हूँ। हे मु युआन अंदर ही अंदर खुश हो गई। कुछ ही देर बाद एक और विला में जियाजे अभी 5 मिनट की लड़ाई समाप्त कर चुका था। तार्किक रूप से खत्म करने के बाद उसे तुरंत मु युआन को रिपोर्ट करना चाहिए था और फिर वफादारी दिखाने के लिए ताला लगाना चाहिए था। लेकिन जियाजे बिस्तर पर पड़ा था, कार्य के बाद खालीपन महसूस कर रहा था और किसी तरह वह भेजने वाला हमेशा आध्यात्मिक शुद्धता का पीछा करती है। वह जरूर सोचती है कि मैं सांसारिक और बेकार हूं। नहीं, मैं बिल्कुल भी उसे सच्चाई नहीं बता सकता। मुझे 1 घंटे और इंतजार करना होगा, तब वह सफल व्यक्ति की तरह सुनाई देगा। 1 घंटे बाद जियाजे ने अंततः राहत की सांस ली और स्वचालित रूप से ताला लगाया। इस बीच मु युआन ने ताला पुष्टि संदेश देखा, फिर मुझसे अपना फोन दिखाए। मुझे विश्वास नहीं है, जो कोई कुछ कम होता है वह उसे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। यह एक शाश्वत सत्य है। मु युआन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसके मन में एक नई समस्या उभरी। क्या होगा? मेरा मतलब है, अगर वह सच में बहुत कमजोर है कि हम बहुत देर से पहुंचे और वह पहले ही खत्म हो चुका है, क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उसे करते हुए पकड़ नहीं पाएंगे? अगर वह चाहे जो भी कहे, हम इसे स्वीकार करना होगा। उसका गंभीर चेहरा मुझे हंसाया। बहन साई, चिंता मत करो उसकी घमंडी प्रकृति के साथ। क्या तुम सोचती हो कि वह इसे सच में बताएगा? अगर वह सच में जल्दी खत्म हो गया तो भी तुम्हारे सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह जरूर आधे घंटे तक बढ़ाएगा। वह संभवतः 1 घंटे तक इंतजार करेगा और फिर ताला। उसकी चमकदार आंखों को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। यह एक बड़ा सम्मान है। दोपहर में मैं उपनगर जाने की तैयारी कर रहा था, ड्राइविंग का अभ्यास करने के लिए। हाल ही में सुलह कर चुकी जुड़वा बहनें मुकेक्सिन के साथ तुरंत प्रतिस्पर्धा की एक नई राउंड शुरू कर दी। तुम मेरे साथ आओगी? बहन, मेरा छोटा भाई मुगी, तुम सामने वाली सीट पर बैठो, तुम रास्ता जानती हो। एक दौर के बाद अंततः मुकेक्सिन अपनी अविश्वसनीय आकर्षण और झुंझलाहट के कारण साथ आने का मौका पाई और लिविंग रूम के कोने में मुजीजी की आंखों में शरारती मुस्कान चमकी। उसने उस ड्रग को अंडरवर्ल्ड के लोगों से प्राप्त किया था, जो विशेष रूप से मेरे लिए तैयार किया गया था। उसने उस व्यक्ति को देखा जो मेरे साथ बाहर जाने वाला था। बहन 8 मुकेक्सिन प्यारी खुली पोशाक पहने हुई वह चुनी हुई शिकार थी। मुगिगी जानता था कि ये कुछ दिन ड्राइविंग अभ्यास के लिए जा रहा था। जाने से पहले मुझे फ्रिज से कुछ बोतलें पानी की लेनी होती थीं। उसने सब कुछ पहले से तैयार कर लिया था। जब कोई नहीं था, उसने चुपके से कुछ बोतलों में ड्रग मिला दी। अपनी योजना में कोई छेद न रहने देने के लिए उसने फ्रिज से बाकी सभी बोतलें जो नशीली नहीं थीं भी हटा दी और खत्म कर दी। अब फ्रिज में सबसे दिखाई देने वाली जगह पर केवल वे विशेष बोतलें बची थीं जिन्हें उसने छेड़छाड़ की थी। जब मैं और मुकेक्सिन बाहर जाने वाले थे, मैंने फ्रिज से 2 बोतलें पानी की पकड़ ली। वे दोनों वही बोतलें थीं जो मुगिगी ने तैयार की थीं। हम गैरेज गए। मुकेक्सिन उत्साहित होकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। तुम पहले ड्राइव करो और जब हम कम भीड़ वाली जगह पहुंचे तो मैं ड्राइव करूंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार मेरे पास लाइसेंस था, मुझे बस ड्राइविंग की। छोटे भाई मुगे, कृपया इसे मेरे लिए खोलो। मैंने बोतल ली और बिना ज्यादा मेहनत के खोली, फिर उसे वापस दे दी। धन्यवाद मुगे। मुकेक्सिन ने मिठास से मुस्कुराते हुए बोतल ली, फिर अपना सिर पीछे झुकाकर कई बड़े घूंट पिए। थोड़ी दूरी ड्राइव करने के बाद मुकेक्सिन ने स्वेच्छा से मेरी जगह ले ली। अब वह यात्री सीट पर थी। उसकी बड़ी चमकदार आंखें मुझे देख रही थीं। छोटे भाई मुगी, तुम्हारी ड्राइविंग कौशल अद्भुत है। तुम केवल कुछ दिन सीख रहे हो, है ना?
तुम इतनी अच्छी तरह ड्राइव कैसे कर सकते हो? मैं समझदार हूँ। तुम जानते हो मैं हंसा और मजाक किया। ऐसा नहीं है, इसलिए है क्योंकि तुम्हारा प्रशिक्षक, मैं एक महान शिक्षक हूँ। मुकेक्सन ने गंभीरता से पलटवार किया। मेरी प्रोफाइल को देख रही थी क्योंकि मैं ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा। लेकिन जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, मुकेक्सन को धीरे धीरे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। उसके शरीर में एक प्रवाह था, एक अजीब गर्म गर्माहट जो उसके निचले पेट से उठ रही थी, जो फिर धीरे धीरे उसके अंगों में फैल रही थी। शुरू में यह बहुत हल्का था, जैसे आमतौर पर होता है, लेकिन धीरे धीरे गर्माहट तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर आग जल रही हो। क्या हो रहा है? उसने अपने थोड़े सूखे होंठ चाटे और कार की एयर कंडीशनिंग कम कर, लेकिन वह गर्म प्रवाह कम होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। इसके विपरीत यह और भी तेज हो गया। उसकी त्वचा असामान्य गुलाबी हो गई थी और उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई थी। क्या यह है कि मैं पूरी तरह से छोटे भाई मुगी के आकर्षण से प्रभावित हो गई हूं? यह जंगली विचार मुकेक्सन के मन में आया, लेकिन यह सही नहीं था। हालांकि आमतौर पर छोटे भाई मुगी को देखना पसंद, उसका मन अनियंत्रित रूप से यादृच्छिक चित्रों सहित चीनेक्षर कर रहा था। नहीं नहीं मुकेक्सन, तुम्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी है। उसने जोर से सिर हिलाया, उन अनुचित विचारों को दूर करने की कोशिश की। 2 मिनट और आधा बीत गया। कार एक विशाल झील के पास रुकी। यह वह जगह थी जिसे हमने पहले से चुना था पिकनिक के लिए। फिर मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली। मुकेक्सन की, हम यहाँ हैं, पहले तंबू लगाते हैं। हालांकि मैं बोलना पूरा करने से पहले ही मैंने देखा कि मुकेक्सन एक बहुत असामान्य स्थिति में थी। उसका पूरा शरीर सीट के खिलाफ झुका हुआ था। उसका छोटा चेहरा लाल था, उसकी आंखें धुंधली थीं और वह धीमी फुफकारती सांसें ले रही थी। क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मेरा दिल सिकुड़ गया और मैंने उसका माथा छुआ। क्या तुम्हें ठंड लग रही है या तुम्हें बुखार है? क्या तुम बीमार हो? नहीं, मैं ठीक हूं। मुकेक्सन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज पानी की तरह नरम थी। वह कमजोर होकर अपनी सीट बेल्ट खोलने और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई उसके पैर कमजोर पड़ गए। वह गिरने वाली थी। मैंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। और तुम इसे ठीक मानती हो? क्या तुम्हें हीट स्ट्रोक हुआ? नहीं, मैं संभाल सकती हूँ, मुकेक्सन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। अभी वह बस कहीं लेटना चाहती थी। मैंने उसके लिए पहले प्राथमिक चिकित्सा किट से हीट स्ट्रोक और जुकाम की दवा निकाली। फिर मैंने ट्रंक से तंबू निकाला और लगाना शुरू किया। मुकेक्सन पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रही थी। उसका सिर भी घूम रहा था और वह केवल अनिच्छा से मुझे चीजें दे रही थी, ये देखकर कि वह वास्तव में असहज थी। मैंने उसे तंबू में आराम करने के लिए कहा। तंबू जल्दी से लग गया। मुकेक्सन अंदर घुसी और अब और हिलना नहीं चाहती थी। वह नमीरोधी चटाई पर लेटी महसूस कर रही थी कि उसके शरीर में जो गर्म प्रवाह है वह उसे पिघला रहा है। मैं झील के पास खड़ा रहा। पत्थर पानी पर हल्के से नाचे, सुंदर लहरें बनाईं। मेरी तकनीक शानदार थी। हर पत्थर 7 या 8 बार कूद सकता था, लेकिन इस समय मेरा मूड नजारे का आनंद लेने का नहीं था। मैंने तंबू की ओर देखा, दिल में बेचैनी महसूस की। आखिरकार मुकेक्सन की स्थिति हीट स्ट्रोक जैसी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं तंबू के सामने वापस गया। मुकेक्सन, क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? तंबू के अंदर मुकेक्सन ने अपने शरीर को मोड़ा, हल्का कांप रही थी। मेरी आवाज सुनकर उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी एक बार साफ आंखें अब एक धुंधली आभा से घिरी थीं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसका उद्धार करता हूं। अगले ही पल वह अचानक आगे बढ़ी और पूरी ताकत से मुझे चूमा। वह नरम एहसास जो जलती हुई गर्मी, रोज एक चुंबन की, इसलिए मैंने समय पर उसे दूर नहीं किया। लेकिन जल्दी ही मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसका चुंबन अव्यवस्थित, जल्दबाज और बिखरा हुआ था। उसका शरीर बेहद गर्म था और उसके कपड़ों के माध्यम से भी मैं उस असामान्य गर्मी को महसूस कर सकता था। ये निश्चित रूप से एक सामान्य चुंबन नहीं था। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसके कंधों को पकड़कर हमारे बीच। मुकेक्सन की हरकत रुक गई। उसकी धुंधली आंखों में एक झलक स्पष्टता आई। नशीला, वह फुफकारते हुए सोचने लगी। फिर उसे पानी की बोतल याद आई, मिनरल वाटर की बोतल जिसे उसने एक बार में आधा से अधिक पी लिया था। यह मुगीगी था, यह जरूर वही था। वह कमीना फिर से ऐसा घिनौना तरीका अपनाया, लेकिन अब क्या करे? अस्पताल यहां से बहुत दूर है बहन, मुझे बहुत असहज लग रहा। उसके शरीर में आग जल रही थी। मुकेक्सन की आखिरी तर्कशक्ति भी जल चुकी थी। उसने मेरे सामने देखा, सहज रूप से मदद के लिए हाथ बढ़ाया। छोटे भाई मुगे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसका छोटा हाथ मेरी शर्ट पकड़ रहा था। उसकी आंखें विनती से भरी थीं। कहते हैं ऐसा करना सबसे अच्छा इलाज है,
तंबू में अस्पष्ट माहौल घुल गया और मैंने उसके कष्टपूर्ण अवस्था को ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने खुशी से मदद करने का फैसला किया, लेकिन एक बार में पूरी तरह नहीं कर सकता। इसे पिछली बार मुकाई के साथ किया था। बस एक स्वाद और फिर रोक दो। धीरे धीरे 1 घंटे बाद तंबू में तापमान आखिरकार सामान्य हो गया। मुकेक्सिन कमजोर होकर मुझ पर टिकी। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे अभी अभी पानी के नीचे से होश में आने के बाद उसने सबसे पहले दोषी मुगिगी के बारे में सोचा। उसके दिल की गहराई से एक भयंकर घृणा उठी। वह कमीना सच में बुरा था। उसने इस घटिया तरीका से मुकेक्सिन को चोट पहुंचाई। इस समय वह उसे मार डालने का मन भी कर रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा अगर वह नहीं होता तो मुकेक्सिन और छोटे भाई मुगी के बीच आज इतनी अंतरंगता नहीं होती। कुछ उसे ठीक करने में मदद कर रहा था। छोटे भाई मुगी को बहुत थकान होनी चाहिए। तार्किक रूप से यह पारस्परिक होना चाहिए था, लेकिन दवा के प्रभाव के कारण वह एक कमजोर मरीज की तरह थी। खुद कुछ भी मुश्किल से कर पा रही थी। पूरा काम डॉक्टर मुगी द्वारा शुरू और संचालित था। छोटे भाई मुगी मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुकेक्सिन का दिल मीठी भावना से भरा था। यह सब उस कमीने मुगिगी की वजह से था। कुछ ताकत पाने के बाद मुकेक्सिन ने गुस्से में फिर भी प्यारे ढंग से गाली दी। उसने निश्चित रूप से मेरे पानी में नशीला मिलाया था। उसने अपनी छोटी मुट्ठियां हिलाईं। उसका गुस्सा फूलते गाल बेहद प्यारे लग रहे थे, बावजूद इसके कि वह कठोर थी। हालांकि उसने उसकी मदद के लिए कुछ हद तक कोई कैसे इतना बुरा हो सकता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मुजीजी की खुद की बहन है, वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुकेक्सिन अभी भी मेरी बाहों में ढीली थी। उसका शरीर अभी भी हाल की तूफानी स्थिति की छाप लिए हुए था, लेकिन उसके मुंह ने पहले ही गाली देना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज नरम और कमजोर थी, लेकिन गाली आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी। वह कम हमने जो पानी अभी लिया था वह सब नई बोतलें थी। उसने सोचा होगा कि मैं प्यासा हूं और उस बोतल से पीऊंगी, इसलिए उसने मुझे दवा लेने और फिर तुम्हारे साथ बुरा करने के लिए मजबूर करना चाहा। ऐसा कहते हुए मुकेक्सिन की आवाज और नरम हो गई और उसके गाल और भी लाल हो गए। उसने सोचा कि उस समय तुम जरूर डरोगे और पुलिस को बुलाओगी। मुझे बलात्कार का आरोप लगा। सच में बहुत दुष्ट था। हालांकि मैं मुकेक्सिन के विश्लेषण से सहमत था, लेकिन उसकी आंसू भरी आंखों को देखकर, जिसमें अभी भी आतंक और डर के अवशेष थे, लेकिन अधिकतर मेरे लिए चिंता की झलक थी, मुझे अचानक जिज्ञासा हुई अगर तुमने सच में वह बोतल पी ली होती लेकिन मैंने नहीं, तो क्या तुम मेरी मदद करती। मुकेक्सिन के गाल तुरंत लाल हो गए जैसे वे फटने वाले हों। यह सब तुम स्पष्ट रूप से पूछ रहे हो। यह देखकर मैंने पूछना जारी रखा, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो क्या तुम पुलिस को बुलाओगी। बेशक मैं बुलाऊंगी। मुकेक्सिन ने तुरंत अपनी छाती बाहर निकाली और सख्ती से जवाब दिया, मैं जरूर तुम्हें जेल भेज दूंगी। मैं तुम्हें जेल में तब तक बंद कर दूंगी जब तक तुम खत्म ना हो जाओ। से देखा, जोर से खतरनाक दिखने की कोशिश की और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मुकेक्सिन का दबदबा तुरंत खत्म हो गया। उसने अपना चेहरा घुमाया, मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। धीरे से बोली, जरूर नहीं, लेकिन तुम इसे ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करोगे, मुझे पूरा जीवन बाध्य करोगे और मुकेक्सिन का आदमी बना दोगे। यह कहकर मुकेक्सिन ने गर्व से अपना छोटा सिर हिलाया, बेहद प्यारी, थोड़ा हंसते और मजाक करते हुए। माहौल कहीं अधिक आरामदायक हो गया। मेरी नजर तंबू के अंदर पड़ी नमीरोधी चटाई बेकार थी। पूरा तंबू पूरी तरह से अस्तव्यस्त था। हवा में एक अजीब खुशबू अभी भी थी। यह जब हम इससे निपटेंगे तब फेंक देना, यह शायद अब इस्तेमाल योग्य नहीं था। मुकेक्सिन ने जोर से सिर हिलाया। इसके बाद उसने मुझे झील के किनारे खींचा और हमने एक साफ बड़ा पत्थर ढूंढा जिस पर बैठ सके। मुकेक्सिन ने अपने जूते और रेशमी मोजे उतारे। एक जोड़ी नाजुक उजले पैर दिखाई। फिर उसने अपने पैरों को ठंडी आरामदायक झील के पानी में डुबोया। अपनी आंखें बंद की। फिर उसने पानी को अपने पंजों से खेलते हुए थपथ पाया। पानी की स्पष्ट बूंदें मेरी पैंट पर छिटक गईं। पहले यह थोड़ा नुकसान था। मैं बहुत ध्यान दे रहा था कि किसी की मदद करूं। इन सुंदर छोटे पैरों को मैंने अच्छी तरह नहीं देखा था या उन्हें थोड़ा खिलाया भी नहीं था। जब मैं सोच रहा था, गले में एक सूखापन संदेश भेजा। मैंने पहले काफी ऊर्जा खर्च की थी, लेकिन पुरानी साफ पानी की बोतल बहुत पहले खत्म हो गई थी। ये गर्मी का मौसम था और इतने समय तक संघर्ष। मुकेक्सिन ने पानी में थोड़ी देर खेला। उसका पूरा शरीर पूरी तरह आरामदायक था। उसने अपना सिर तिल्ट किया, मेरी प्रोफाइल को देखा। उसका दिल कोमलता और मिठास से भरा था। ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे इतनी मेहनत से मदद की। वह सच में उदार था। अभी उसका मन और दिमाग केवल मुझे ठीक करने पर केंद्रित था।
स्थिति का फायदा उठाने का कभी नहीं सोचा। यहाँ तक बहुत सजन था, मेरा शरीर ज्यादा नहीं छू रहा था। यह सोचकर मुकेक्सिन ने ईमानदारी से कहा, मुगी मेरा प्यारा भाई, तुम बहुत दयालु हो। इस स्थिति में भी तुमने मेरा फायदा नहीं उठाया। इसे मानो कि मैं तुम्हारा यह उपकार मानती हूँ। भविष्य में तुम कभी भी मुझसे आ सकते हो, मैं जरूर तुम्हें चुकाऊंगी। ये कहते हुए उसकी आवाज छोटी हो गई और उसका चेहरा लाल हो। हाय, साफ पानी नहीं, यह परेशानी है। मुकेक्सिन ने भी अपनी छोटी नाक सिकोड़ ली। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने मुझे शरारती नजरों से देखा। फिर उसने अपने छोटे पैर से पानी हिलाया। तुम झील का पानी पी लो। मैंने उसके नाजुक सफेद पैरों को पानी में हिलाते देखा और आंखें घुमाईं। मैं तुम्हारा पैर धोने वाला पानी नहीं पी सकता, तुम शरारती हो। मुकेक्सिन ने मुझे पानी छिड़का। हम झील के किनारे ऐसे ही बैठे, कुछ न करते हुए, बस बातें करते और पानी के साथ खेलते। इसी समय परिवार के विला में मुगिगी बेचैनी से अपने कमरे में आगे पीछे चल रहा था। वह कभी कभी अपने फोन को देखता, फिर दीवार की घड़ी को। 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। तार्किक रूप से दवा अब तक प्रभावी होनी चाहिए थी। वह बदमाश मुगी अब पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका होगा और उस कुतिया मुकेक्सिन के साथ बलात्कार कर रहा होगा। उसके बाद मुकेक्सिन जरूर रोएगी और पुलिस को रिपोर्ट करेगी। तब गवाह और सबूत के साथ मुगी पर बलात्कार का आरोप सिद्ध हो जाएगा। चाहे परिवार कितना भी सक्षम हो, वे जेल से एक बलात्कारी को बचा नहीं पाएंगे, है ना? इस तरह मैं अपने लिए एक बड़ी परेशानी को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और वह मूर्ख लड़की मुकेक्सिन मुगिगी द्वारा दागी गई कभी भी एक अच्छे परिवार में शादी नहीं कर पाएगी। वह बस किसी से शादी कर लेगी ताकि काम खत्म हो जाए। 2 पक्षियों को एक तीर से मारना, एक परिपूर्ण योजना। जितना मुगिगी सोचता गया उतना ही खुश होता गया। उसके होंठ स्वाभाविक रूप से एक शराब। हाँ है, मुझे एक बोतल दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। हमारी आवाजें ऊपर से स्पष्ट सुनाई दी। मुजीजी बिजली की तरह जम गया, उसका पूरा शरीर वहीं सख्त हो गया। यह कैसे हो सकता है? असंभव। दवा कहाँ है? मैंने खुद इसे क्यों इंजेक्ट किया? मुगी क्यों सुरक्षित है? मुकेक्सिन अभी भी इतनी खुशी से मुस्कुरा रही है। क्या उन्होंने उस पानी की बोतल नहीं पी? यह संभव नहीं है, उसने स्पष्ट रूप। तो आखिर में बात कहाँ गलत हुई? मुजीजी का दिमाग पूरी तरह से उलझ गया। लिविंग रूम में बहनों ने मुझे और मुकेक्सिन को साथ में आते देखा और तुरंत छेड़ना शुरू कर दिया। तुम दोनों इतने देर कहाँ थे? क्या तुम कहीं छुपकर खेलने गए थे? मुकेक्सिन ने गर्व से अपनी ठोड़ी उठाई। हाँ, हमें बहुत मजा आया। ये कहते हुए वह सीधे मुयुलू के पास गई। बड़ी बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुयुलू ने उसकी आंखों में असामान्य आभा देखी। उसने सिर हिलाया और दोनों बेडरूम की ओर चली गईं। दरवाजा बंद करने के बाद मुकेक्सिन ने मुयुलू को आज उपनगर में हुई सारी घटनाएं सुनाईं, मुजीजी की साजिश से लेकर उसके स्वयं। मुजीजी, वह जानवर, वह यहाँ अपराध कर रहा है। क्या हम माँ और पापा को बताएं? क्या तुम सबूत लेकर